बच्चों आपने जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है दैट इज द कॉमर्स एंड कॉमर्स में अलग अलग ऑप्शन एज यू ऑल नो कॉमर्स विद मैथ्स भी आप ले सकते हैं और आईपी है या फिजिकल है जो भी आपने सब्जेक्ट लिए होंगे। बट जो मेन सब्जेक्ट इसके अंदर रहते हैं बच्चों, एक होता है अकाउंटेंसी और एक होता है आपके पास इकोनॉमिक्स और एक होता है सर आपके पास बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो सर ये तीन सब्जेक्ट आपके पास पढ़ने के लिए रहेंगे जिसमें मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा और वैसे मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो अकाउंटेंसी की हम लोग आज बात कर रहे हैं और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है बच्चों, काफी मजेदार सब्जेक्ट है। बहुत से बच्चों का वैसे थोड़ा सा मिथ होता है, कुछ पेरेंट्स का मिथ होता है कि भाई जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है उसी को कॉमर्स लेना चाहिए या कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी में मैथ्स काम आएगा। तो ये मैं मिथ आपका दूर करना चाहूंगा बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत टेक्निकल जो है आपकी मैथमेटिक्स आने वाली है। एंड इफ यू नो द समेशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन दैट इज क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू, तो इसमें आपका काम चल जाएगा। इससे ज्यादा मैथ्स की जरूरत इसमें यहाँ पे नहीं होती है। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैं आपको आज इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, तो बच्चों बहुत अलग अलग आपकी कैरियर ऑप्शन भी आपको मिलेंगे जिसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा। और हम लोग इसके कई सारे वेबिनार भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे। सीए है, सीएमए है, सीएस है, एमबीए है, फाइनेंस, एमबीए, एचआर, बहुत सारा होता है। एमबीए में मल्टीपल ब्रांचेस होती है। इसके अलावा बैंकिंग जॉब्स है बच्चों, और पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो लोग अपने यहाँ पर हमको जॉब देती हैं डायरेक्ट। और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज जो हैं, जैसे आपके बीकॉम के स्पेशलाइजेशन कोर्स भी होते हैं सर, बहुत सारी, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में सारे को बात नहीं कर सकते, पर मैं मेन चीजें जो है वो आज आपको बता रहा हूँ। तो आज आप जब अकाउंटेंसी स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सर, और अकाउंटेंसी में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। उसका रीजन है क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। चीजें जो आप वैसे जानते हैं पर आपने कभी भी उनका एक प्रॉपर टर्मोलॉजी जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो प्रॉपर टर्म्स हम लोग सीखेंगे सर कि कौन कौन से प्रॉपर टर्म्स कॉमर्स में यूज किए जाते हैं। तो देखिए, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले, जैसे जब आप नर्सरी क्लास में हुआ करते थे, तो नर्सरी क्लास में आपके टीचर्स ने आपको पूरा अल्फाबेट सिखाया होगा बच्चों, ए बी सी डी, है ना। देन फिर आप प्रमोट हुए, फिर देन फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, है ना, एंड देन सो ऑन 10th, नाउ यू आर इन 11th। तो अब जो 11th में है सर आपके पास, ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए बच्चों कि ये एक नया जन्म आपका हुआ है। यानी कि आप जो आज से पढ़ेंगे इट इज टोटली डिफरेंट। देखिए, साइंस मैथ्स में ऐसा नहीं होता है। साइंस में तो आप 9th 10th पढ़ के आते हो, फिर 11th 12th आप पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं बेस आपको पता होता है। लेकिन कॉमर्स की जहां तक बात है, तो कॉमर्स का एक्चुअल में बेस स्टूडेंट के पास नहीं है। हालांकि बहुत जल्दी अब आपका 9th 10th में ऐसा एक बुक कीपिंग का चैप्टर जुड़ने वाला है, इस तरह की बात चल रही है। वो खैर फर्दर आगे की बात है, और आज की बात अगर करें तो आप जो पढ़ेंगे बेटा वो बिल्कुल नई चीजें होंगी, वो बिल्कुल यूनिक चीजें होंगी, वो बिल्कुल नए टर्म्स होंगे जो आप फर्स्ट टाइम अभी सुनेंगे बहुत सारे। या हो सकता है टर्म्स आपने सुने हो पर आपको उनके जो मीनिंग्स हैं वो अच्छे से पता नहीं हो। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, फर्स्ट क्लास हमारी, और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है एज यू कैन सी द अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, अकाउंटिंग टर्म्स जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि पहला वर्ड क्या होता है सर। फर्स्ट वर्ड जो होता है दैट विल बी एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है बेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप काम करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होगा। इसके अलावा कई बार आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करते हैं, वो भी अकाउंटिंग आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टर्म्स जो मिलेंगे दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलते हैं। पर अभी हम बात करते हैं एंटिटी की। तो एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा, दैट इज बेसिकली एन एंटरप्राइजेस व्हिच इज एंगेज इन द बिजनेस एक्टिविटी। ओके, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है उसको हम एंटिटी कहते हैं। और एट द सेम टाइम इसमें कई बार इस तरह के इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटिंग ऐसी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हॉस्पिटल्स हैं, दीज आर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। या बहुत से स्कूल हैं जो ट्रस्ट चलाते हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, या यूनिवर्सिटीज हैं, दीज आर बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एंटिटी का मतलब बेसिकली इट इज एन एंटरप्राइजेस व्हिच कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटी, है ना, एंड समटाइम इट विल कंडक्ट नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज आल्सो। तो ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट वर्ड दैट इज एंटिटी। चलिए वर्ड नंबर 2 पे हम चलते हैं। दूसरा वर्ड बेटा आपके लिए रहेगा वो रहेगा ट्रांजैक्शन। अब सर ये जो ट्रांजैक्शन है ये समझना काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए ट्रांजैक्शन में होता क्या है,
देखो बच्चों, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एनी बिजनेस एक्टिविटी which can be expressed in the term of money. So any business activity which can be expressed in the term of money will be known as transaction. अच्छा सर, कैसा? इसका एग्जांपल आप समझिए। देखो, फॉर एग्जांपल आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं सर कि आप कोई बहुत बड़ा एक रेडीमेड का शोरूम खोलना चाहते हैं सर, है ना? फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं या खुद का खोल रहे हैं, तो सर आप एक बहुत बड़ा शोरूम खोल रहे हैं, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा सर? इसके लिए रेडीमेड है तो आपको बेसिकली कपड़े खरीदने पड़ेंगे, रेडीमेड खरीदने पड़ेंगे, फिर उनको आप लोग सेल करोगे। तो जब आप रेडीमेड को खरीदेंगे, यानी कि आपने क्या करा, रेडीमेड परचेज करा, है ना, 5 लाख रुपए का है, 10 लाख रुपए का, सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये एक ट्रांजेक्शन है। आप उन गुड्स को सेल करेंगे बच्चों आगे अपने कस्टमर को, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन। आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज लगे हुए बेटा, उन एम्प्लॉयज को आप सैलरी पे ऑफ करेंगे, सैलरी पे ऑफ करेंगे, ऑल्सो ट्रांजेक्शन। आपका अगर जो शॉप है बेटा वो रेंटल एग्रीमेंट पे है और आप अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे करते हैं मंथली, तो जो रेंट आप पे करते हैं दैट इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ और एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो बेटा मल्टीपल ट्रांजेक्शन हमारे पास होंगे, तो ध्यान रखिए सिर्फ हम वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ मनी। तो बच्चों, जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मनी टर्म में होने चाहिए और उन्हीं को आप क्या करोगे, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, है ना। रिकॉर्डिंग करना हम आगे सीखेंगे, अगले लेक्चर्स में हम आएंगे जब, तो मैं आपको बताऊंगा पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, उसमें जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर पोस्टिंग होती है ना, फिर ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट, वो एक अगला पार्ट है। पर आज क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, सिर्फ अकाउंटिंग टर्म्स, तो हम सिर्फ टर्म्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म एंटिटी, सेकेंड टर्म ट्रांजेक्शन। चलो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कैपिटल। अब सर ये कैपिटल का क्या मीनिंग होता है? बच्चों कैपिटल का मीनिंग होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म और इन हिज बिजनेस। व्हाट इज से अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। तो बच्चों आपके पास जो ओनर होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, वो बिजनेस में जितना पैसा लगाएगा, सर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जितना पैसा आप अपने बिजनेस में लगाएंगे दैट अमाउंट विल बी नोन एज कैपिटल। ठीक है, तो ये बेसिक वर्ड हुआ हमारा नंबर 3 कैपिटल। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला सर आप रेडीमेड शोरूम खोल रहे हैं, अब आपने सर पूरा एस्टिमेशन लगा लिया कि 50 लाख का शॉप आएगा, है ना, फॉर एग्जांपल 10 लाख का स्टॉक आएगा, 5 लाख का फर्नीचर लगेगा, ठीक है, 65 लाख ही होगा, है ना, और 2-4 लाख रुपए कैश की मेरे को और रिक्वायरमेंट है, यानी कि मोटा मोटी मेरे को 70 लाख रुपए बिजनेस में लगाने, है ना। तो आप देखिए आपके पास कितने पैसे, 70 लाख है, आपने 70 लाख अगर लगा दिया तो 70 लाख अगर आपने अपनी जेब से लगाया दैट मीन इट इज द कैपिटल अमाउंट। सो बेसिक सिंपल मीनिंग अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। ठीक है बच्चों, ये हुआ नंबर 3। अब मैं आपको ले चलता हूं नेक्स्ट नंबर 4 पे। देखिए नंबर 4 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है आपका गुड्स। अब ये गुड्स क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए गुड्स का क्या मीनिंग होता है। अब क्या होता है, देखिए अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है सर, है ना। अब ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन मोबाइल के शोरूम में रखा रहता है सर, ठीक है, और जो शोरूम का ऑनर है वो भी इसको कहीं से खरीद के लाया था, और जब वो इसको खरीद के लाया था तो उसका ऑब्जेक्ट क्या था सर? उसका ऑब्जेक्ट था कि वो इसको रीसेल करेगा। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। तो अब अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में डिफाइन करूं, एनी कमोडिटी which is purchased for resale purpose in regular intervals। अच्छे से सुने, any commodity which is purchased for resale purpose in regular intervals, that is really important। मैं किसी कमोडिटी को इसलिए खरीद रहा हूँ क्यों कि मैं उस कमोडिटी को आगे बेचने दूं। बेटा कमोडिटी का मतलब होता है बेसिकली गुड्स, जिसको आप बोलते हैं ना, जैसे मोबाइल जैसे कमोडिटी है ना, आजकल ये सैनिटाइजर चल रहा है, दिस आल्सो कमोडिटी, फाइन। ये पेन्स हैं, these are all commodities, okay। So remember कि whatever the commodity you have purchased for resale purpose। तो अगर आप किसी आइटम को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपका पर्पस क्या था बच्चों? आपका पर्पस था सर उसको रीसेल करने का। तो अगर आप उसको रीसेल करते हैं या आपका पर्पस रीसेल करने का था, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर आइटम विल बी नॉन एज।
गुड्स। ठीक है, तो बड़ा आसान है। आपका रेडीमेड शोरूम मैंने खुलवा दिया आज पहली ही क्लास में। तो बच्चों, जो रेडीमेड शोरूम के अंदर आपने रेडीमेड रखे हुए हैं ना, टी शर्ट्स रखे हुए हैं, जीन्स रखे हुए हैं ना, मेंस आपके वेयर्स हैं, तो जो भी आपने स्टॉक वहां पर रखा हुआ बेसिकली उसको आप क्या बोलेंगे, वो आपके लिए गुड्स है। क्योंकि सर आपने वो क्यों खरीदा है, आपने वो इसलिए खरीदा था क्योंकि आप उसको आगे सेल करना चाहते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों, ये एलईडी लगा हुआ, ये हम लोगों ने एक शोरूम से लिया था। तो उस शोरूम वाले के लिए ये एलईडी क्या था, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड्स। क्योंकि जिससे हमने लिया था उसका पर्पस क्या था सर, उसका पर्पस था इसको सेल करने का। ठीक है, सो वट एवर द कमोडिटी यू हैव परचेज फॉर रीसेल पर्पस विल बी नॉन एज गुड्स। ठीक है, देखो बच्चों, आज क्या है, जैसे आपकी फर्स्ट क्लास है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से बेसिक टर्म्स समझा सकूं। बहुत से देखिए, सबका पढ़ाने का एक अलग अलग पैटर्न था। बहुत से टीचर जो है फर्स्ट क्लास में जो है डेफिनेशंस पढ़ाते हैं अकाउंटेंसी के, अलग अलग सर सबका मोड है अलग अलग। बट मेरा मानना ये है कि आप अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसको फर्स्ट क्लास में पढ़ने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आपको सर अभी यही पता नहीं है कि हमारे पास स्टॉक क्या है, हमारे पास गुड्स क्या है, हमारे पास कैपिटल, हमें कुछ पता ही नहीं। तो मैं आपको एक या दो क्लास में पहले बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगा एंड देन आई विल कम टू द डेफिनेशन। और आई होप सो कि तब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर हमेशा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं होता है कि बुक के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है उसको उसी सीक्वेंस में पढ़ा जाए। सर अगर उसको उसी सीक्वेंस में पढ़ाया जाता और बुक्स इतने अच्छे लिखे हुए होते, हालांकि बुक्स में बहुत अच्छी कंटेंट होती है नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ना, देन यू हैव टू बी गो फॉर स्मार्ट स्टडीज। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। सर अगर आप फर्स्ट क्लास में अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, देन आई डोंट थिंक सो इट इज द राइट, बिकॉज द सेकंड चैप्टर इज क्वाइट गुड, दैट इज द बेसिक टर्म। तो बेसिक टर्म पढ़ना मेरे ख्याल से पहले जरूरी है, देन वी विल मूव फर्दर। ओके, तो इसलिए आज हम बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा वर्ड कौन सा, गुड्स। ठीक है, चलिए, तो गुड्स का मीनिंग क्या हुआ? गुड्स का मतलब हुआ सर एनी कमोडिटी व्हिच इज परचेज फॉर रीसेल पर्पस दैट विल बी नॉन एज गुड्स। ठीक है, चलिए ये हमारा गुड्स हो गया। फिर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हम देखिए हमारी ये होगी दैट विल बी सेल्स। देखो बच्चों, सेल्स का मीनिंग होता है, हालांकि बहुत सिंपल सा है। सेल्स का मीनिंग होता है व्हेन वी ट्रांसफर द गुड्स, गुड्स का डेफिनेशन मैंने आपको बताया। सो व्हेन वी ट्रांसफर द गुड्स टू अदर पर्सन फॉर सम कंसिडरेशन, व्हेन we transfer the goods to some other person for some consideration, that event will be known as sales। बेटा, आप जब अपने गुड्स को किसी सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करते हो फॉर सम कंसिडरेशन, बेटा कंसिडरेशन का मतलब होता है कि सामने वाला कुछ पैसा मुझे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए, मैंने ये डिटॉल सैनिटाइजर ये खरीदा था, एमआरपी कितना सर इसका? एमआरपी 77 रुपीज, फाइन। तो मैंने क्या करा, मेडिकल वाले से ये डिटॉल खरीदा सर, सैनिटाइजर खरीदा। तो जब आपने वहां से खरीदा है ना, यानी कि तो जब मैंने खरीदा तो वो जो मेडिकल वाला था उसके लिए ये ट्रांसफर करना क्या हो गया सर, ये हो गया सेल्स। ठीक है, तो बड़ा आसान सा मीनिंग होता है। सेल्स का मतलब होता है व्हेन वी ट्रांसफर द गुड्स टू सम अदर पर्सन फॉर एनी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब सामने वाले ने आपको क्या दिया। तो सर मैंने मेडिकल वाले से ये लिया और मेडिकल वाले को मैंने 77 रुपीज दिए, तो 77 रुपीज माना जाएगा कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, ध्यान रखें, देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स। दो तरह का सेल्स होता है सर। एक होता है आपके पास कैश सेल्स और एक होता है आपके पास क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स का मतलब ये हुआ सर कि मैंने उस मेडिकल वाले से ये सैनिटाइजर लिया सर, 77 एमआरपी है, तो मैंने 77 रुपीज उसको दिए और उससे सैनिटाइजर लिया, तो ये तो हो गया कैश सेल्स। ठीक है, क्रेडिट सेल्स, मैंने उससे सैनिटाइजर लिया, वो मेरा मिलने वाला है, मेरा अकाउंट में चलता है रेगुलर, एक महीने में जो भी मैं मेडिसिन वगैरह लाता हूँ करता हूँ या तो उसका पूरा पेमेंट मैं एक साथ कर देता हूँ। तो मैंने उससे लिया, मैंने कहा सर ये लिख लेना है ना, उसने हाँ सर मैं लिख लूंगा, आप ले जाओ। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब हुआ बेटा क्रेडिट सेल्स। मैं उसको दूंगा तो 77 रुपीज, पर वो आज नहीं दूंगा। मैं नॉर्मली जैसे मंथ एंड में हम लोग अकाउंट क्लियर करते हैं तो मैं उसको मंथ एंड में देता हूँ या वीकली देता हूँ या कभी भी देता हूँ, पर कुल मिला के आज नहीं दिया। सो व्हेन पेमेंट विल बी रिसीव in future, when payment will be received in future, then it will be known as the credit sales। ठीक है बच्चों, तो सेल्स जो आप करते हैं, there are two type of sales, sir first cash sale and sir second one is the credit sale। ठीक है बच्चों, तो ये सेल हुआ आपका दो तरीके का। अगले वर्ड पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा बेसिक टर्म, अगला हमारा टर्म है बच्चों सेल्स रिटर्न। सर ये सेल्स रिटर्न क्या होता है?
बच्चों सेल्स रिटर्न का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है, मैं मेडिकल वाले से लेके आया सैनिटाइजर, तो उसके लिए सेल हुआ, मैंने आके देखा, अरे मैंने कहा ये तो डिटॉल का है और सर मेरे को तो दूसरा चाहिए, मेरे को सेवलॉन का चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। या फॉर एग्जांपल मैंने कहा सर मेरे घर पे रखा हो, तो मैंने उसको वापस दे दिया, ठीक है। सो व्हेन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर दैट इवेंट विल बी नोन एज सेल्स रिटर्न। तो बेटा आप अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं और जब वो आपको गुड्स वापस दी जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिटर्न। डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो व्हेन गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर then this procedure will be known as sales return and it is also known as return inwards। हाँ बच्चों, रिटर्न इनवर्ड्स होता है, यानी कि गुड्स आपके पास वापस आ गया, उसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। क्योंकि एग्जाम में बहुत बार देखिए 11th क्लास जो आपका है, 11th क्लास से इंटरनल एग्जाम होता है और बहुत सी बार क्या होता है सर, स्कूल टीचर जो है बड़े रेस्पेक्टेड है हमारे सारे स्कूल टीचर्स, और वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के इस तरह के टर्म देते हैं जो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनका ऐसा रहता है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको सब पढ़ाएंगे। तो आप सेल्स रिटर्न या इसकी जगह जो वर्ड होता है दैट इज रिटर्न इनवर्ड्स, ये वर्ड आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सेल्स हमारा हो गया बच्चों, सेल्स के आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमको मिलेगा दैट विल बी परचेज। बिल्कुल सर, आप सेल्स का उल्टा कर ले तो परचेज, जैसे मैंने आपको बताया अगेन डिटॉल सैनिटाइजर, तो आप अगर मेडिकल वाले की बात करें, उसने मुझे दिया तो उसके लिए सेल्स और मैंने खरीदा तो मेरे लिए परचेज। तो बेटा परचेज का क्या मतलब होता है, अब इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं एग्जांपल थोड़ा और मॉडिफाइड करता हूँ, उसके अंदर ध्यान रखिएगा। आप परचेज आप कब यूज करते हैं, हालांकि तो मैंने आपको प्रैक्टिकल चीज बता दी जो हम लोग बोलते हैं। परचेज ध्यान रखिएगा, परचेज वर्ड जो है ना वो हमेशा आप गुड्स के लिए काम मिलेंगे बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। परचेज किसके लिए काम मिलेंगे सर, हम गुड्स के लिए काम मिलेंगे, गुड्स की डेफिनेशन तो पता है। तो अगर प्रैक्टिकल में देखूं, हालांकि पहले मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दे ही दिया कि आप गुड्स लेके कोई कमोडिटी ले रहे हैं तो उसको आप परचेज बोल देते हैं, पर अब जब मैं अकाउंटिंग टर्म में बोल रहा हूँ सर, तो परचेज का मीनिंग समझिएगा। परचेज का मीनिंग होता है सर व्हेन वी एक्वायर सम गुड्स, व्हाट आई से, व्हेन वी एक्वायर सम गुड्स फॉर any purpose. The purpose may be production activity, the purpose may be resale activity, okay, so any purpose. So when we acquire some goods for any purpose then it will be known as the purchase event, ठीक है। तो ध्यान रखें, आप परचेज वर्ड कब काम मिलेंगे बेटा, आप परचेज वर्ड तभी काम मिलेंगे जब आपने क्या परचेज किया हो सर, आपने गुड्स परचेज किया हो। तो जब आपने गुड्स परचेज किया होगा तभी आप परचेज को काम में लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो जैसे परचेज हुआ वैसे एक होता है सर आपके पास परचेज रिटर्न। तो सर परचेज रिटर्न का क्या मतलब, सर परचेज रिटर्न का मतलब ये होता है व्हेन गुड्स रिटर्न टू सप्लायर बाय अस। हमने गुड्स खरीदा, हमको अच्छा नहीं लगा, गुड्स डिफेक्टेड हो सकता है सर, या हो सकता है गुड्स जो क्वालिटी आप मान रहे थे वैसी क्वालिटी नहीं आई, देन there is a procedure that we will return the goods to our supplier. So basically when we return goods to supplier, that particular event will be known as purchase return, ठीक है। तो जब आप गुड्स अपने सप्लायर को वापस कर देते हो तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स, प्लीज रिमेंबर रिटर्न आउटवर्ड्स। तो बेटा जब आप गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं, विच इज आल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स, ठीक है। चलिए जी, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ जैसे कुछ वर्ड लिखे हुए आपके पास, एक वर्ड लिखा हुआ, जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊँ प्रोपराइटर कौन होता है। देखिए तो प्रोपराइटर बेसिकली होता है बेटा बिजनेस का जो ऑनर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपराइटर, ठीक है। चलिए फिर हम चलते हैं आगे। ये सारे वर्ड सेल्स परचेस मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। चलिए ड्राइंग्स और आपको बताता हूँ। देखो ड्राइंग्स का क्या मतलब होता है बेटा, ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटा हमारे पास ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब होता है दैट व्हेन we withdraw cash, when we withdraw cash or we withdraw goods for personal use. So when we withdraw cash or we withdraw goods for personal purpose or personal consumption, okay, so when we withdraw cash or we withdraw goods for personal purpose or personal use, that event will be known as drawings। बच्चों कैपिटल का जस्ट उल्टा होता है। कैपिटल में तो आप क्या करते हो बच्चों, कैपिटल में आप ये करते हो कि आप बिजनेस के अंदर अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में आप क्या करते हैं बेटा, ड्राइंग्स में आप बिजनेस में से पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो जब आप पैसा वापस निकाल लेते हैं
पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, चलिए अब ये नोट्स की शीट बेटा आपके नजर आ रही है यहाँ पे, जो आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है A3 कॉमर्स, या आप मेरे पर्सनल नंबर से भी इससे मंगवा सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर विच इज 9783796367। ठीक है, तो आप वहां से कॉल करके ये नोट्स की शीट मंगवा सकते हैं। तो इनके अंदर ये जो फर्स्ट आपकी शीट है बेटा, ये बेसिक टर्म्स की है, जिसमें कुछ वर्ड मैंने आज आपको बताया। देखिए मैंने आपको सबसे पहले बताया था द वर्ड विच इज एंटिटी, है ना। एंटिटी की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अभी हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे एंटिटी की। तो जो बात हम कर चुके हैं उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा एक एंटिटी की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो बेटा हम लोग जो बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं इसमें नेक्स्ट आपका जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये भी आप कर चुके हैं। ठीक है, चलिए बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए एसेट्स की बात आज हमारे लिए करना बाकी है, मैं आपको बताऊंगा, पर एसेट्स की बात मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं कुछ छोटे टर्म आज लेना चाहता हूँ आपके लिए। एसेट्स में आपको बताऊंगा, लायबिलिटीज बताऊंगा, कैपिटल में ऑलरेडी बता चुका हूँ बेटा आपको। ठीक है, तो हमारा सर कैपिटल भी हो चुका है। कैपिटल के बाद हम आगे बढ़े तो ड्राइंग्स ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गुड्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेल्स बता चुका हूँ, सेल्स रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न। चलिए अब आपके पास आया है इन्वेंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं। चलिए ठीक है, इन्वेंट्री, वैसे इन्वेंट्री जो होता है दैट इज पार्ट ऑफ स्टॉक ही होता है बेटा, इन्वेंट्री जो होता है आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ मीनिंग किसका सर, इन्वेंट्री का। ठीक है, चलिए अब इन्वेंट्री का मीनिंग क्या होता है। देखो बेटा इन्वेंट्री का मीनिंग आपका होता है दैट द अमाउंट ऑफ गुड्स, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं यूनिट ऑफ गुड्स ऑन अ पर्टिकुलर डे, the amount of goods or the unit of the goods on a particular day held for the some specific purpose. Is specific purpose may be it is held for production process, it may be held for resale process. तो आपके पास बेटा किसी पर्टिकुलर डे पे गुड्स के जितने यूनिट रखे हुए हैं, ठीक है, तो गुड्स के जितने यूनिट आपके पास रखे हो, अब क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए एक तो होता है सर मैन्युफैक्चरर, है ना, आप चीज को समझिएगा सर, एक होता है मैन्युफैक्चरर और सर एक होता है ट्रेडर, दोनों में फर्क होता है। सर मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो गुड्स खरीद के लाता है उनको प्रोसेस करता है, और उनको प्रोसेस करने के बाद उनको फिक्स गुड्स बनाता है, फिनिश गुड्स को हम लोग बोलते हैं। तो वो फिनिश गुड्स बनाता है, यानी कि वो बन के जब तैयार हो जाते हैं उसके बाद वो उसको बेचता है सर। ठीक है, तो वो तो होता है मैन्युफैक्चरर। एक होता है सर ट्रेडर। अब ये ट्रेडर क्या करता है सर, जो ट्रेडर होता है वो गुड्स को जिस फॉर्मेट में लाता है उसी फॉर्मेट में बेच देता है। जैसे मैं आपको ये हमारा डिटॉल, तो ये जो मेडिकल वाले भाई साहब हैं ये ऐसे ही लाते हैं, है ना, बॉक्स के अंदर पैक आता होगा, ऐसे ही लाते हैं और खोल के सीधा वो सेल कर देते हैं। तो सर वो कौन हो गया सर, वो हो गया आपके लिए ट्रेडर। ठीक है, और एक वो जैसे आपके लिए मैन्युफैक्चरर, है ना, मैन्युफैक्चर का मतलब वो रॉ मटेरियल पहले खरीदता है, रॉ मटेरियल आप जब यूज करते हैं आगे प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर आप रेडीमेड शर्ट्स बनाते हैं, अब आप समझिए सर जब आप रेडीमेड शर्ट्स बनाते हैं तो आप पहले क्या करते होंगे, कपड़े के बड़े बड़े जो बंडल्स होते हैं जिसको हम थान बोलते हैं ना, वो आप लेके आते होंगे, उसमें शर्ट का कपड़ा निकालते हैं, उसकी कटिंग कराते हैं। तो जो कपड़ा बेसिकली आप लेके आते हो, जो बड़े बंडल्स आप लेके आते हो, दैट इज रॉ मटेरियल फॉर यू, क्योंकि आप रेडीमेड शर्ट्स बनाने वाले हो। तो सर पहले आपने कपड़ा लिया, तो कपड़ा हुआ आपके लिए रॉ मटेरियल, फिर आप कपड़े की कटिंग करेंगे, उसकी फिनिशिंग वगैरह करेंगे, है ना, स्टिचिंग वगैरह करेंगे, उसके ऊपर बटन्स वगैरह लगाएंगे, फिर वो उसके बाद आपका जब शर्ट कंप्लीट बन जाएगा, रेडी टू सेल हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा इन्वेंट्री या स्टॉक जिसको हम बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला दीज आर द नंबर ऑफ यूनिट ऑन अ पर्टिकुलर डे हेल्ड फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि रॉ मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ, आगे आप प्रोसेस के काम में लेंगे, और हेल्ड फॉर रीसेल पर्पस। जैसे मेडिकल वाले की शॉप में 100 पीसेस रखे हुए बेटा, तो इसका मतलब जब 100 पीसेस उसके पास रखे हुए हैं तो क्या बोल सकता है कि सर मेरे पास 100 पीस का स्टॉक है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ यूनिट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। मैं आपको डेफिनेशन रीड कराता हूँ इसमें से, देखिए इसमें लिखा हुआ है इट इज द आर्टिकल विच आर हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस। अब देखिए हेल्ड बाय एन एंटरप्राइजेस है, अरे भाई क्यों हेल्ड बाय एंटरप्राइजेस, फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो भैया इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है, चलो जी, तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि नॉर्मली आपने उसको क्यों रखा है, क्योंकि आप उसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है देखो बेटा, और फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन फॉर सेल, यानी कि आप उन यूनिट्स को आगे प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में लेंगे। ठीक है,
चलिए फिर हम और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिए क्या लिखा हुआ सर हमारे पास में लिखा हुआ स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज रेफर एज ओपनिंग स्टॉक। बेटा बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैं आपको बता दूं, वैसे हम लोग इंडिया के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है दैट इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो बिगिनिंग में जो होता है ना बेटा 1 अप्रैल को सर उसको क्या बोलते हैं, सर उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ईयर के बिगिनिंग में आपके पास जो भी यूनिट्स होते हैं है ना अवेलेबल फॉर सेल, उसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। तो हो गया 1 अप्रैल को। और सर ईयर के एंड पे 31 मार्च को जितनी यूनिट आपके पास रखे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं सर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए क्या होता है ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक बेटा आपको बहुत काम आएगा जब आप एंड में जाएंगे, एक्चुअली में जब आप फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं ना तब जाके ये चीजें बहुत काम में आती है। ठीक है, तो वहां आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा। चलिए जी, तो ये हो गया। और ऐसे लिखा हुआ है कि स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर आर रेफर एज क्लोजिंग स्टॉक। ये राजी क्लोजिंग स्टॉक होता है। एंड ऑल्सो स्टॉक कैन बी फिनिश गुड्स, मैं आपको मीनिंग बता दूंगा, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। तो बेटा स्टॉक भी जो होता है ना वो 3 तरीके का होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको रेडीमेड शर्ट्स का एग्जांपल दिया, आप पहले क्या करें शर्ट्स के बड़े बड़े पैकेट जो बंडल्स होते हैं वो लेके आते हैं उसके कपड़े के, है ना, तो कपड़े के बंडल्स आप लेके आते हैं बेटा, है ना, जैसे आपको शूटिंग शर्टिंग के शोरूम पे मिलते हैं, अगर आप जाना रेमंड की शोरूम पे तो क्या होगा आपको वहां पे रॉ मटेरियल मिलेगा डायरेक्ट, वो वैसे उनके लिए क्या फिनिश गुड्स है, क्योंकि रेमंड के शोरूम पे आप जाओगे तो क्या करेगा डायरेक्ट कपड़ा दिखाएगा सर ये पीस है आप सिलवा लो खुद ही, तो उनके लिए तो वो जो कपड़ा है सर वो उनके लिए फिनिश गुड्स है क्योंकि डायरेक्ट वो उसको सेल करते हैं। लेकिन मैं फॉर एग्जाम्पल मैं रेडीमेड शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ सर, मैं रेमंड्स पे गया और वहां से मैंने 4-5 अलग अलग कलर्स की बंडल ली, मैंने कहा मैं इनकी शर्ट्स बना के बेचूंगा, तो समझे वो जो बंडल्स मैंने लिए हैं इट इज रॉ मटेरियल फॉर मी। अब मैं उनकी कटिंग कराऊंगा, उनकी फिर फिटिंग कराऊंगा। जब आप उनकी कटिंग और फिटिंग करा रहे हो ना बेटा, यानी कि जब उन पे प्रोसेस का काम आपका चल रहा है ना, आपने काट लिया कर लिया, तो जब प्रोसेस का काम उस पर चल रहा है तो उस टाइम पे हम उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, रेडी टू सेल नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी शर्ट बन जाती है सर, बॉक्स में अच्छे से पैक हो जाती है, आपने कहा सर ये लीजिए अब ये पैक हो गई, अब आप इसको सेल कर सकते हैं। तो जब वर्क इन प्रोग्रेस आपका खत्म हो जाता है और आप रेडी टू सेल कंडीशन में उसको ले आते हैं, तो फिर उस स्टेज पे हम उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स। तो ध्यान रखें स्टॉक 3 तरह का होता है सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो जब आप शर्ट्स के बंडल खरीद के लाते हैं रॉ मटेरियल से, जब आप उसकी कटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिटिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्टिचिंग का काम चलता है, बटन वगैरह लगते हैं, तो इन द होल टाइम इट विल बी नोन एज वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि काम चालू है सर। और थर्ड, जब सर वो आपका शर्ट्स बन जाता है, अगर बॉक्स में आप पैक करते हैं, जैसे भी आप उसको सेल करते हैं, तो जैसे ही वो रेडी टू सेल हो जाता है, तो बच्चों जैसे ही वो रेडी टू सेल हो जाता है इट विल बी नोन एज फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की हमारी फर्स्ट ये बेसिक क्लास है जिसको मैं यही वाइंड अप कर रहा हूँ एंड आई होप सो यू एंजॉय दैट सो मच। एंड हम लोग कंटिन्यू रेगुलर बेसिस पे आपके लिए क्लासेस लाते रहेंगे। और कोई भी कमेंट अगर आपका हो तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं सर। और किसी भी तरह का आपको और वीडियो अगर कॉमर्स से रिलेटेड और भी चाहिए हो, तो जो भी वीडियोस आपको चाहिए वो हम हमारे चैनल पे प्रोवाइड टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे।